आज की हमारी क्लास रहेगी BHIC 101, ठीक है। और खास तौर से मैं बता दूं भाई मेरे, इस क्लास में मैं आपको लगभग पूरी बुक पढ़ाने वाला हूं, बाकायदा नोट्स के थ्रू बताने वाला हूं। BHIC 101, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट ईयर के लिए आपकी यह सब्जेक्ट रहेगा। जो भी अगर आप लोग हिस्ट्री ऑनर्स ले रखे होंगे, फर्स्ट ईयर में आपके पास ये सब्जेक्ट जरूर होगा, ठीक है। और बाकायदा मैं इसको नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई मेरे इस नोट्स में बना रखे हैं, और नोट्स के थ्रू आपको बहुत ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। और कह सकता हूं भाई मेरे, इसमें मैं जितना भी बता रहा हूं वो मैं कह सकता हूं भाई मेरे एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा। इससे बाहर आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूं इतना करके जरूर चले जाइएगा, और इसमें आपको लगभग पूरी बुक कवर हो जाएगी। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा भाई मेरे, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत बताओ। भाई मेरे क्या है कि भाई मेरे हम लोग जब भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से स्रोत हैं, भाई किस आधार पर भारतीय इतिहास का अध्ययन किया जाता है उसके स्रोत बताइए। तो भाई प्राचीन इतिहास का जो स्रोत है, तो भाई पहला है ऐतिहासिक स्रोत। जैसे ऐतिहासिक स्रोत मतलब समझते हो भाई, भारत के बारे में जैसे वेद है, पुराण है, गीता है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, इसी को बोलते भाई पूरा, इसी को बोलते साहित्यिक स्रोत, यानी लिटरेचर क्या लिखा गया है उससे भाई मेरे भारत के बारे में क्या जानकारी मिलती है। दूसरा होता भाई मेरे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक मतलब समझते हो भाई, खुदाई से जो चीजें मिलती हैं, भाई जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई है तो उससे बहुत सारी जानकारियां मिलती है ना, तो भाई इसी को बोला जाता है भाई मेरे पुरातात्विक स्रोत। कि खोदने से जैसे मिट्टी मिली है, मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, घड़े मिले हैं, मनके मिले हैं, हड्डियां मिली हैं, तो भाई क्या ये भारत के इतिहास के बारे में बताता ना, इसी को बोलते भाई पुरातात्विक स्रोत। और तीसरा होता भाई मेरे विदेशी वृत्तांत, यानी भाई विदेशी वृत्तांत का मतलब होता भाई मेरे जिन लोगों ने भारत की यात्राएं की। जैसे अगर बात करूं मैगस्थनीज, ठीक है, मैगस्थनीज भारत की यात्रा की। उसी प्रकार से अगर आप लोग देखोगे हेन सांग फायान जो भाई मेरे चीन से आए थे, तो जिन लोगों ने भारत की यात्राएं की उन्होंने कह सकते भाई मेरे अपनी किताबों में भारत के बारे में क्या लिखा, इसी को बोला जाता भाई विदेशी वृत्तांत। विदेशी मतलब ऐसे भाई विदेशी आदमी जो भारत में आए और भारत को देखा, और यहां से जाने के बाद भाई मेरे उन्होंने किताबों में भारत के बारे में लिखा है। उन किताबों से भी कह सकते हम लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, इसी को बोला जाता भाई मेरे विदेशी वृत्तांत। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को भाई अध्ययन किस तीन प्रकार से कर सकते हैं भाई मेरे, 3 प्रकार से। तो प्राचीन भारतीय जो इतिहास है इसके अध्ययन के स्रोत कितने हैं, 3 हैं। पहला भाई साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक मतलब समझते हो कि जैसे गीता है, पुराण है, रामायण है, इन सारे चीजों से कह सकते जो स्रोत हैं उसी को बोलते भाई साहित्यिक स्रोत। दूसरा होता भाई मेरे पुरातात्विक स्रोत, जो खुदाई उदाई से मिलते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की गई है। और तीसरा होता भाई विदेशी वृत्तांत, भाई मेरे जैसे जो लोग भारत घूमने आए थे। तो देखिएगा भाई मेरे साहित्यिक स्रोत क्या है। साहित्यिक स्रोत वह स्रोत होते हैं जो लिखित रूप में हमारे सामने होते हैं। साहित्यिक स्रोत मतलब होता है कि जो भाई लिखा हुआ है, जो लिटरेचर है उसकी बात, जैसे क्या बोलते हैं भाई मेरे जो लिखित रूप में होता उसी को हम लोग बोलते हैं भाई साहित्यिक स्रोत। जैसे अगर आप देखोगे जैसे वेद हैं, वेद क्या है भाई 4 है ना, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। भाई इन वेदों से भी अगर आप देखोगे तो भारत के बारे में हम लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। वेदों में भाई मेरे बहुत सारे मंत्र लिखे गए हैं, कह सकते नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, कई सारे मंत्र के बारे में, बहुत सारे राजाओं के बारे में भाई कहां से जानकारी मिलती है, वेदों से मिलती है। दूसरा होता है ब्राह्मण ग्रंथ। जो ब्राह्मण ग्रंथ है उन ब्राह्मण ग्रंथों से भी कह सकते भाई मेरे भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। जो उपनिषद हैं, उसी प्रकार से भाई मेरे जो बौद्ध साहित्य है, जो महात्मा बुद्ध, जैसे महात्मा बुद्ध ने जो के ऊपर जो त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है, जो जैन धर्म के ग्रंथ है, इन ग्रंथों से भी कह सकते भाई मेरे भारत के बारे में भाई मेरे बहुत सारी जानकारियां मिलती है, इसी को बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। दूसरा है पुराण, जैसे वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है। तो पुराणों से भी कह सकते हैं कि भाई मेरे हमारे देश के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में क्या है भाई मेरे बहुत सारी जानकारियां मिलती है। इसी को भाई हम लोग क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वह होते हैं, ठीक है, यानी कह सकते हो कि जो एक प्रकार से कह सकते हो कि जैसे यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, तो पुरातात्विक स्रोतों में साहित्यिक स्रोत है जो लिखे हुए भाई मेरे जो ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं, जो बुकें हैं, जिससे भारत के बारे में भाई मेरे बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। जैसे समाज के बारे में, धर्म के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत में भाई समाज कैसा था, धर्म कैसा था, तो ये सारी भाई किताबें बताती है ना,
उसी प्रकार से भाई मेरे लौकिक साहित्य भी है, जैसे महाकाव्य रामायण और महाभारत भी है। जैसे अगर हम देखें भाई रामायण और महाभारत को पढ़ेंगे तो उससे भी अगर आप देखोगे तो हमारे देश के बारे में भाई मेरे या इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेगी। जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ है राज तरंगिणी, भाई मेरे कढ़न ने किताब लिख रखी है, वो भी क्या है साहित्यिक स्रोतों में आता है। उसी प्रकार से कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो भी कह सकते हैं कि कई प्रकार की जानकारियां देता है। उसी प्रकार से कह सकते भाई मेरे कालिदास के जो नाटक हैं, कालिदास ने जो नाटक लिखा जैसे मुद्रा राक्षक है, अभिज्ञा शाकुंतलम है, मल्लिका अग्निमित्रम है, तो इससे भी कह सकते भाई मेरे कई प्रकार की हम लोगों को जानकारियां प्राप्त होती हैं, साहित्यिक स्रोत हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत का मतलब भाई जो लिखा गया है, ठीक है, वेद पुराण गीता उपनिषद जैन ग्रंथ बौद्ध धर्म के ग्रंथ पुराण रामायण महाभारत, भाई इन सब से जो हमको भारत के बारे में जानकारियां मिलती है, इसी को भाई मेरे कहा जाता साहित्यिक स्रोत। किताबों में जो लिखा गया, समझ गए, ये होता भाई मेरे साहित्यिक स्रोत। अगला तो भाई पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, तो भारत के बारे में जो हमको जानकारियां, पुरातात्विक मतलब होता है कि एक प्रकार से कह सकते हो भाई मेरे खुदाई से जो चीजें मिलती हैं। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को खोदा गया, तो भाई हड़प्पा और जब मोहनजोदड़ो को खोदा गया था तो वहां से कह सकते मिट्टी के बर्तन मिला, मनके मिले, मोती मिले, जला हुआ चावल मिला, तो ये भी कह सकते हमारे इतिहास के बारे में भाई मेरे बहुत सारी जानकारियां देते हैं। इसी को बताओ पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत वह होते हैं जो खुदाई से चीजें हमको प्राप्त होती, जमीन के नीचे जब खोदते हैं तो जो चीजें दबी रहती हैं वो भी हमें बताती भाई पहले का कल्चर कैसे था, पहले की संस्कृति कैसी थी। तो उत्खनन से जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और धौलावीरा को खोदा गया तो उससे हमें कह सकते भाई पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे बहुत बड़े बड़े स्थल मिले, अभिलेख भी मिले। अशोक के जो अभिलेख हैं, जो स्तंभ लेख हैं, यह भी एक प्रकार के भाई मेरे पुरातात्विक स्रोत है। प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख में अगर आप देखेंगे जिसमें समुद्रगुप्त ने लिखवा रखा है। उसी प्रकार से भाई मेरे मुद्राएं और सिक्के मिलती हैं। भाई खुदाई जब की जाती तो हमको क्या मिलता है, मुद्रा मिलता है। सिक्के भी कह सकते इतिहास के बारे में भाई मेरे कई सारी जानकारियां देते हैं, जैसे कुषाण वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में। तो सिक्के भी कह सकते भाई मेरे ये कौन है, पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के आते हैं, या भी हमको कई प्रकार की जानकारी इतिहास के बारे में देते हैं। उसी प्रकार से जो मूर्तियां होती, जो स्मारक होते हैं, भाई जब खुदाई करोगे तो बहुत सारा मूर्ति मिलेगा, टूटी फूटी मूर्तियां मिलेंगी। ठीक है, जिसे सांची का स्तूप जो है, खुजराहो का जो मंदिर है, अजंता और अलोरा की जो गुफाएं हैं, ये सारे भाई मेरे खुदाई से जो चीजें मिली हैं वह पुरातात्विक स्रोत हैं। यह भी हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में भाई मेरे कई सारी जानकारियां देते हैं। तीसरा होता भाई मेरे विदेशी यात्रा वृत्तांत। क्या होते, विदेशियों के जो यात्रा वृत्तांत है, यानी जिन विदेशी लोगों ने कह सकते भाई भारत आकर के भ्रमण किया और भारत के बारे में जाकर के अनुभव लिखा, उसको बोलते विदेशी यात्रा वृत्तांत। इससे भी कह सकते भाई भारत के बारे में हम लोगों को कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती है। जैसे आप अगर बताऊं भाई मेरे, एक विदेशी आदमी था भाई मेरे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भैया मेरे भारत आया था, किसके साथ आया था, सिकंदर के साथ आया था। तो उसने एक किताब लिखी इंडिका, जिसमें कह सकते भाई वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और भारत के बारे में कई सारी जानकारियां देता। हेन सांग और फायान, ये भाई दो आदमी, हेन सांग और फायान कह सकते चीन के लोग थे। ये बौद्ध धर्म को जानने के लिए इन लोगों ने भारत की यात्रा की। दोनों चीनी आदमी हैं। हेन सांग भाई मेरे गुप्त काल में आया था और फायान गुप्त काल में आया। हेन सांग जो हर्षवर्धन के टाइम आया। तो कह सकते हेन सांग फायान ने भी जो किताबें लिखी हैं उससे भी कह सकते भाई मेरे हम लोगों को भारत के बारे में कई सारी जानकारियां प्राप्त होती है। इत्सिक ये बौद्ध शिक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा पढ़ने के लिए आया था। इसने भी भाई मेरे भारत के बारे में कई सारी जानकारियां लिखी हैं। तो यानी कह सकते जो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत होते, जो भाई विदेश के लोग भारत घूमने आए, उन्होंने भारत में क्या देखा क्या सुना, उन्होंने जो किताबें लिखी, उससे भी कह सकते भाई हमें इतिहास के बारे में कई सारी जानकारियां मिलती हैं। इसी को भाई मेरे कहा जाता विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ठीक है, इनका महत्व क्या है, भारतीय समाज, प्रशासन और धर्म के बारे में कह सकते जो विदेशी लोग थे, जैसे हेन सांग, फायान, मेगास्थनीज, भाई मेरे इनकी किताबें भी कह सकते कि बहुत ज्यादा हमको जानकारियां देती हैं। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना जरूरी है। तो देखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी वृत्तांत जो है एक दूसरे के पूरक हैं। और इतिहास के स्रोत करने में कह सकते हो भाई मेरे कि ये तीनों जो स्रोत हैं हम लोग बात कर रहे हैं, तीनों के दोनों क्या भाई मेरे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। समझ गए कि भारत के साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और यात्रा, विदेशी यात्रियों की वृत्तांत बताओ। ठीक है,
यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आएगा तो जो जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे आपको भी लिखना। देखिएगा भाई मेरा हमारा क्या रहेगा, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में आपको जरूर क्वेश्चन पूछेगा। पूरा पाषाण काल की संस्कृति बताओ, या मध्य पाषाण काल की संस्कृति बताओ, या पूरा पाषाण काल कैसे था, उसके कौन कौन से स्थल हैं, या मध्य पाषाण काल को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। भाई मेरे हर साल अगर मैं बात करूं तो पूरा पाषाण काल कभी कभी पूछता है, और कभी कभी भाई मेरे पाषाण मतलब था पत्थर, जो भाई ये पत्थर का टाइम था, पुराना जो समय था, जिस समय कह सकते भाई हर चीज पत्थर की बनती थी, पत्थर के औजार बनते थे। यानी जिस समय कह सकते कि लोग जंगलों में रहते थे, जानवर का शिकार करते थे, लेकिन उस समय पत्थर की चीजों का औजार बनाया जाता, उसी बोलते भाई पाषाण काल। जिस समय पत्थर की चीजों को बना करके लोग ज्यादातर पत्थर की चीज यूज की जाती है, वही भाई पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल क्या और मध्य पाषाण काल क्या है, तो देखिए भाई पूरा पाषाण काल के कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य हैं। तो बताइए जो पूरा पाषाण है, पूरा पाषाण मानव इतिहास का भाई मेरे सबसे शुरुआती टाइम है, जब मानव ने कह सकते जंगलों में रहता था। और पूरा पाषाण कह सकते भाई पत्थर युग का सबसे पहला टाइम है पूरा पाषाण। इसमें कह सकते बहुत सारे हमको पत्थर मिले हैं, और पूरा पाषाण काल में अगर आप देखो जो भाई औजार मिले हैं, जो पत्थर के औजार मिले हैं, वो बहुत ज्यादा नुकीले उकेले नॉर्मल से होते थे। पूरा पाषाण काल कहां का, पूरा पाषाण काल की जो स्रोत है कहां कहां से मिला है, जिसे पूरा पाषाण भाई कह सकते हैं सोहन घाटी नदी से मिला, जो पंजाब से पूरा पाषाण के साक्ष्य मिले हैं। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से, भीमबेटका मध्य प्रदेश से, नर्मदा नदी के किनारे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से कह सकते भाई मेरे पूरा पाषाण काल के सबूत मिले, यानी एविडेंस मिला है। तो पूरा पाषाण काल के भाई कौन कौन से स्थल हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नर्मदा, भीमबेटका, यहां से कह सकते भाई मेरे पूरा पाषाण काल के सारे स्थल मिले हैं। और क्या क्या यहां से सामग्री प्राप्त हुई, तो भाई पूरा पाषाण काल में यहां से हाथ की कुल्हाड़ी मिली है, फलक मिला है, खुरचनी जिससे औजार खुरचते थे भाई मेरे, जानवर को जब काट लेते तो उसके खाल को खुरचता था। हाथ की कुल्हाड़ी मिली, फलक एक प्रकार का पत्थर का औजार होता है जिसे थोड़ा काटते वाटते थे। खुरचनी कह सकते हो कि जैसे जानवर को मार देते थे ना, उसकी खाल को खुरचते थे, जैसे भाई हम लोग कह सकते कढ़ाई खुरचते हैं, उसी प्रकार से। चोपर होता था, चोपर एक प्रकार का पतला सा औजार होता था जिसको काटने के लिए। फलक, फलक भी एक प्रकार का लकड़ी का पत्थर का औजार बनाया गया था। ठीक है, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, अग्नि के प्रयोग के संकेत हमें यहां से मिलते हैं। पशुओं की भाई मेरे बहुत ज्यादा अस्थियां मिली हैं, खासतौर से पूरा पाषाण काल से। गुफाओं में बहुत सारे चित्र बनाए गए। निष्कर्ष में हम लोग कह सकते हैं पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो हमें बताते हैं कि पूरा पाषाण काल के समय जो मनुष्य था वो खासतौर से भाई मेरे जानवरों का शिकार करता था और उन्हीं को मार के खाता था, और जो जंगल में भाई मेरे फल फूल मिलते थे उन्हीं के खाकर ये लोग भाई मेरे जीवन यापन करते थे। पूरा पाषाण काल में भाई मेरे जो पत्थर के औजार हैं वो बहुत ज्यादा नुकीले नहीं है, नॉर्मल से औजार हैं, उनमें कुछ भी पैनापन नहीं है, बहुत नॉर्मल से हैं। अगर बात करूं भाई पूरा पाषाण काल की बात करूं, पूरा पाषाण काल की भाई संस्कृति कैसे है देखिएगा। पूरा पाषाण काल की जो संस्कृति है 3 चरणों में बांटी गई है। तो पूरा पाषाण काल भाई 3 प्रकार का है। जैसे निम्न पूरा पाषाण काल, तो भाई निम्न पूरा पाषाण काल में कह सकते हो कि भारी और मोटे औजार बन है, पत्थर के, हाथ की कुल्हाड़ी और चोपर मिला है। यहां पर निम्न पूरा पाषाण जो भाई कह सकते हैं यहां पर खुले मैदान और नदियों के किनारे लोग बसते थे। मध्य पूरा पाषाण काल में कह सकते हैं यहां पर छोटे औजार बनते थे, थोड़ा उनको हल्का सा पत्थर को नुकीला कर लेते थे, ज्यादा नहीं। यहां पर स्क्रैप और फलक मिले हैं। शिकार में थोड़ा सा सुधार हुआ भाई मेरे मध्य पूरा पाषाण काल में। मध्य पूरा पाषाण काल है, यहां पर कह सकते जो शिकार करते थे उसमें थोड़ा सा सुधार आया है। उच्च पूरा पाषाण काल की बात, उच्च पूरा पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सूक्ष्म औजार बनते थे, यानी ज्यादा धारदार औजार बनने लगे। हड्डी और सींग से भी ये लोग क्या करते थे, इसको भी औजार बनाते, यानी जो जानवर की हड्डियां होती थी और जो सींग नुकीली होती है ना, इससे भी औजार बनाते थे। और यहां कह सकते इनका भाई सामाजिक और आर्थिक जीवन क्या है, तो पूरा पाषाण काल लोग भाई एक खाना बदोश जीवन जीते थे, यानी एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, जंगलों में रहकर के जानवर का शिकार करते थे, उसको खाते पीते थे। ठीक है, और बहुत ही सरल जीवन जीते थे, कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। अब हम बात करें भाई मेरे मध्य पाषाण काल की बात करेंगे, तो मध्य पाषाण काल की संस्कृति कैसे है, तो भाई मेरे पूरा पाषाण काल की बात क्या था भाई, मध्य पाषाण काल यानी थोड़ा सा पत्थर का जो टाइम था थोड़ा आगे बढ़ा। मध्य पाषाण काल की अगर बात हो, मध्य पाषाण काल में भाई मेरे
पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के समय को बोलते भाई मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के विशेषता बात करूं तो मध्य पाषाण काल में भाई नुकीले औजार बनने लग गए, पत्थर के नुकीले बनते थे, सूक्ष्म पत्थर के औजार बने। या मध्य पाषाण काल में कह सकते भाई धनुष बाण का प्रयोग होने लगा। धनुष बाण से कह सकते हो जानवर का शिकार किया जाता था। कब किया जाता था भाई मेरे? कह सकते हो कि मध्य पाषाण काल में। धनुष बाण किसके बनते थे? पत्थर के बनते थे भी नहीं, मछली पकड़ने के भी प्रमाण मिलते हैं। यानी मध्य पाषाण काल में कह सकते हैं कि लोग मछली को पकड़ते थे, उसको मार के खाते थे, यानी यहां पर मछली को भी पकड़ा जाता था। कौन कौन से स्थल हैं भाई मध्य पाषाण काल की संस्कृति कहां कहां से मिली है? तो कह सकते हैं राजस्थान के बागौर से, आदमगढ़ से यानी मध्य प्रदेश से, गुजरात से, एक कह सकते मध्य पाषाण की स्थल है। और भीमबेटका भी कह सकते भाई मेरे मध्य पाषाण काल का स्थल है। इनका जीवन शैली कैसी थी, रहते वहते कैसे थे? तो मध्य पाषाण के लोग हैं ये भाई मेरे खाना बदोश तो जीवन जीते थे, लेकिन ये लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ना और यानी खाने पीने के जो खाद्य पदार्थ है उनको इकट्ठा करके खाते थे। पशुपालन के थोड़े थोड़े संकेत हमको मध्य पाषाण काल से मिलने शुरू हो जाते हैं। मध्य पाषाण काल की अगर बात करूं तो लोग भाई मेरे जहां जिस गुफा में रहते थे वहां पर चित्र बनाते थे, ड्राइंग खूब बनाते, चित्र बनाते थे, खास तौर से जानवर को शिकार करने वाले चित्र बनाते थे। भीमबेटका में अगर आप देखोगे, भीमबेटका की गुफाओं में जाओगे तो वहां पर कह सकते भाई शिकार करने वाले चित्र इन लोगों ने बना रखे हैं। सामूहिक रूप से लोग यहां पर जीवन जीते थे, मिलजुल करके। मध्य पाषाण काल में कह सकते लोगों ने मिलजुल करके रहना शुरू कर दिया था। कब भाई मेरे? मध्य पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में तो दूर दूर रहते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में मिलजुल करके रहने लगे। मध्य पाषाण काल में मछली पकड़ना, शिकार करना और अर्ध खाना बदोश जीवन जीने लगे। और धीरे धीरे जब मध्य पाषाण काल आखिरी टाइम में आया तो उस समय कह सकते इन लोगों ने धीरे धीरे पशुपालन भी करना शुरू कर दिया था। किसने भाई? मध्य पाषाण काल के लोगों ने कह सकते हो। तो भाई आपसे एग्जाम में मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल को लेकर के क्वेश्चन भाई मेरे 100% आएगा, याद रखिए। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा भाई मेरे? नव पाषाण काल की संस्कृति बताओ। नव पाषाण काल मानव इतिहास का वह समय है जब मनुष्य ने खाद्य उत्पादन करना शुरू कर दिया था। यानी नव पाषाण काल में कह सकते भाई मेरे खेती होनी धीरे धीरे शुरू हो गई थी। इसे मानव इतिहास का नव पाषाण क्रांति काल भी, नव पाषाण मतलब होता है यानी पूरी तरह से बहुत समय बदल गया था। यानी अभी भी पत्थर की चीजें थी, लेकिन पूरी तरीके से अब परिवर्तन हो रहा था। नव पाषाण के लोग कह सकते भाई इन्होंने पशुपालन और धीरे धीरे लोग भाई मेरे खेती भी करना शुरू कर देंगे। नव पाषाण काल जो है नया पत्थर का जमाना, नव यानी नव, यही जो ठीक है। नव पाषाण काल की भाई मेरे संस्कृति की विशेषता क्या है? तो नव पाषाण काल में कह सकते भाई कृषि की शुरुआत हो गई। तो नव पाषाण काल के लोग थे जो उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। और किसकी खेती करते थे भाई? गेहूं की खेती, जौ की खेती, चावल की खेती। यहां पर खेती यानी कृषि होना शुरू हो गई। खाद्य पदार्थ में इन लोगों ने कह सकते हैं कि अनाज को खाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आया। नव पाषाण काल में कह सकते यहां पर भाई मेरे पशुपालन भी खूब होता था। नव पाषाण काल के लोगों ने कह सकते जानवरों को पालना शुरू कर दिया, ये पशुपालक समाज बन गया। नव पाषाण काल में कह सकते इन लोगों ने गाय को पाला, भेड़, बकरी, सुअर जैसे पशुओं को यहां कह सकते पालना शुरू कर दिया था। यानी नव पाषाण लोगों ने कह सकते हैं एक जगह पर रुक करके यानी अस्थाई जीवन शुरू की जो शुरुआत है, रहने की शुरुआत है, वो नव पाषाण काल में हो गई थी। यानी अब जो मनुष्य था वह एक ही जगह पर घर बना करके रहने लग गए। कब रहने लगे भाई? नव पाषाण काल में। औजार की तकनीक में बहुत ज्यादा विकास हुआ भाई नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में कह सकते हो कि बहुत ज्यादा नुकीले औजार बने, औजारों पर भाई मेरे पॉलिश किया जाता था। नव पाषाण काल में भाई मेरे कौन कौन से पत्थर के औजार थे? जैसे कुल्हाड़ी, बसुला और फावड़ा जैसे बड़े तेज धारदार हथियार यानी औजार बनने लग गए। और इन औजारों पर पॉलिश भी किया जाने लगा भाई नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में लोगों का जो निवास था वो भाई फिक्स हो गया। नव पाषाण के लोग भाई मेरे मिट्टी, लकड़ी और घास फूस का घर बना करके रहने लग गए नव पाषाण काल के लोग। यहीं से कह सकते हैं गांव की शुरुआत हुई। नव पाषाण काल से ही कह सकते हैं कि भाई मनुष्य ने एक जगह पर रह करके जीवन यापन करना शुरू कर दिया भाई मेरे नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में कह सकते हैं कि मनुष्य ने मिट्टी और घास फूस और लकड़ी का घर या छप्पर का घर बनाना शुरू कर दिया था। नव पाषाण काल में भाई मेरे मृदभांड कौन कौन से हैं? तो नव पाषाण काल में मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन। तो नव पाषाण काल में हाथ के बने मिट्टी के बर्तन आने लग गए। नव पाषाण काल में आग
में पकाने की तकनीक आई, यानी नवपाषाण काल के लोग जो थे वो कह सकते भाई जो मांस होता था उसको पका करके खाने लग गए थे। जानवरों के मांस को कह सकते नवपाषाण काल में, क्योंकि आग का आविष्कार हो चुका है, तो कह सकते हैं लोग यानी जानवरों का जो मांस है उसको पका करके खाने लग गए थे, ये यहां पर आ गई थी। सामाजिक जीवन कैसा था भाई मेरे नवपाषाण काल के लोगों का, तो नवपाषाण काल के लोग कह सकते हैं भाई परिवार, ये पारिवारिक जीवन जीना शुरू कर दिए, और यहां पर श्रम का विभाजन हो गया, यानी महिलाएं अलग काम करती थी और जो पुरुष हैं वो जाकर के शिकार करते थे, महिलाएं बच्चों को देखती थी और घर घर पर देख, तो कह सकते हैं कि नवपाषाण काल में पूरी तरीके से पारिवारिक जीवन और श्रम विभाजन, महिला क्या काम करेगी पुरुष काम क्या करेगा, ये पूरी तरीके से कह सकते भाई नवपाषाण काल में शुरू हो गया था। नवपाषाण काल की भाई मेरे संस्कृति कैसा यानी कल्चर कैसा है, तो नवपाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्षेत्रीय विविधता बहुत ज्यादा है, ठीक है। नवपाषाण काल में अगर आप लोग देखोगे तो जैसे नवपाषाण काल के कहां कहां से सबूत मिले, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से जहां पर जौ की खेती का सबूत मिला, पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं भाई मेहरगढ़ से मिलते हैं। दूसरा गंगा घाटी जो है जिसे यहां से चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में जो गंगा का इलाका है यहां पर नवपाषाण काल में अगर आप देखोगे तो चावल की खेती हो रही थी, इसका भी सबूत मिला है। दूसरा पोलिश किए गए औजारों का प्रयोग कर सकते भाई मेरे नवपाषाण काल में खूब होता है, यानी जो पत्थर के औजार होते थे उस पर पोलिश किया जाता था। मध्य भारत में अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश में कृषि और शिकार दोनों कह सकते हैं नवपाषाण काल में हमको दिखाई देता है। दक्षिण भारत की बात करूं तो दक्षिण भारत में भाई मेरे जो नवपाषाण काल है उसमें ब्रह्मगिरी, मस्की, राख के टीले हमको मिलते हैं, और दक्षिण भारत में नवपाषाण काल में कह सकते हैं पशुपालन पूरी तरीके से शुरू हो गया था। पूर्वोत्तर भारत में जहां पर असम में कह सकते हैं नवपाषाण काल में भाई मेरे झूम खेती के भी संकेत मिलते हैं। नवपाषाण काल का महत्व क्या है, नवपाषाण काल में ही कह सकते हैं लोगों ने अस्थाई जीवन घर बना करके रहना शुरू कब किया भाई मनुष्य ने, नवपाषाण काल में। जनसंख्या का तेजी से बढ़ोतरी हुई भाई, जब घर बने खेती हुई तो जनसंख्या भी बढ़ी नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कह सकते भाई तकनीक बहुत ज्यादा आई, यानी औजार की तकनीक बढ़ गई, यानी कह सकते मांस को पका के खाने लग गए। कांसे और तांबे का भी समय यहीं से नवपाषाण काल से भाई मेरे शुरू होता है। तो नवपाषाण काल को लेकर भाई मेरे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। नवपाषाण काल में कह सकते कि मानव ने चरणबद्ध तरीके से रहना शुरू कर दिया, और यहीं से कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता यानी सभ्यता और संस्कृति का जो विकास है वो नवपाषाण काल से ही माना जाता है। नवपाषाण काल में कह सकते कि मनुष्य ने अस्थाई जीवन जीना शुरू किया, पशुपालन करना और खेती करना शुरू किया, और कह सकते यहीं से कह सकते हो कि मनुष्य जो है अस्थाई और परमानेंट घर बनाकर के लोगों ने रहना शुरू कर दिया। वो कौन सा समय था भाई मेरे, नवपाषाण काल का समय था। तो भाई मेरे नवपाषाण काल को लेकर के एग्जाम में भाई मेरे 100% क्वेश्चन आएगा, हर साल आता है और इस बार भी आएगा। अगला जो हमारा चैप्टर हैगा क्वेश्चन में करवाने वाला भाई हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को लेकर के भाई मेरे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। तो भाई सबसे पहले जैसे हड़प्पा के कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं भाई, हड़प्पा की जब खुदाई की गई तो कौन कौन से स्थल मिले, तो भाई मेरे जो हड़प्पा सभ्यता है यह 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, और खास तौर से भारत और पाकिस्तान में कह सकते हो ये फैली हुई जो सभ्यता उसी को बोलते हैं भाई हड़प्पा सभ्यता, जिसमें मोहनजोदड़ो कह सकते मोहनजोदड़ो है, या हड़प्पा जो है कह सकते जिसको हम भाई मेरे कई बार सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को किसको नाम से जाना जाता है भाई मेरे, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है सिंधु घाटी के नदी के किनारे बसी हुई है, इसके लिए इसको कहा जाता है। और जो हड़प्पा सभ्यता है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो इलाका है यहीं पर फैली हुई एक सभ्यता भाई मेरे हड़प्पा सभ्यता है, जिसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तो भाई हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो कहां कौन कौन से नगर मिले हैं, तो हड़प्पा सभ्यता भाई मेरे सबसे जो पहला शहर मिला वो हड़प्पा मिला था, जो कि पंजाब पाकिस्तान में है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता भाई मेरे सबसे पहला खुदाई में कौन सा नगर मिला, कौन सी जगह मिली, तो भाई सबसे पहले हड़प्पा मिला। हड़प्पा कहां है, पंजाब पाकिस्तान में है। दूसरा कौन सा शहर मिला है, वो है भाई मेरे मोहनजोदड़ो। क्या मिला है, दूसरे अगर मैं शहर की बात करूं तो कौन सा मिला है, वो हम लोगों को क्या मिला भाई मेरे, मोहनजोदड़ो मिला। और मोहनजोदड़ो कहां है, ये सिंध पाकिस्तान में है। तीसरा कौन सा स्थल हड़प्पा का, धौलावीरा। धौलावीरा भी कह सकते हैं हड़प्पा का एक महत्वपूर्ण स्थल है, ये कहां मिला भाई मेरे, गुजरात में। चौथा स्थल है लोथल। लोथल भी कह सकते हैं गुजरात में है, यह भी हड़प्पा का एक प्रमुख स्थल है।
जहां से हड़प्पा के बारे में कई सारी जानकारी मिलती। कालीबंगा राजस्थान में है, कालीबंगा भी कह सकते भाई हड़प्पा का एक महत्वपूर्ण स्थल है। राखी गढ़ी भी कह सकते ये हरियाणा में पड़ता है, यहां से भी कह सकते भाई हड़प्पा का स्थल है। बनावली भी भाई मेरे हरियाणा में पड़ता है, ये भी कह सकते कि हरियाणा का प्रमुख स्थल यानी हड़प्पा का प्रमुख स्थल है। सुरकोटा ये गुजरात में है, यह भी हड़प्पा का प्रमुख स्थल है। तो खास तौर से ये जो स्थल हैं हड़प्पा के स्थलों में कह सकते हड़प्पा में भाई नगर नियोजन, जल प्रबंधन प्रणाली और व्यापार की भाई मेरे हमको कई सारे प्रमाण मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में कह सकते भाई जल निकासी के लिए नालियां बनी हुई है, सड़कें भाई मेरे 90 डिग्री पे काटती हैं। हड़प्पा सभ्यता में नगर की बनावट है, घर विशेष प्रकार से यानी नियोजित तरीके से यहाँ कह सकते हो कि जो घर है जो मकान है उनको बनाया गया था हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता में जैसे हड़प्पा सभ्यता एक स्थल मिला, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली। तो भाई हड़प्पा की जब खुदाई की गई है तो यहां से प्रमुख स्थल मिले हैं हड़प्पा के, जिनको मैं नाम बता रहा हूं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली। यानी हड़प्पा जो है खास तौर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में गुजरात, राजस्थान और हरियाणा का जो और कश्मीर का इलाका है, यहीं से कह सकते भाई हड़प्पा के प्रमुख स्थल मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता जो मिली है भाई मेरे उसकी अर्थव्यवस्था कैसे थी? तो हड़प्पा काल में अगर आप देखो तो लोग जो है भाई मेरे खेती करते थे। हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी अर्थव्यवस्था यानी वहां जो होता था भाई खेती पर ही निर्भर थे और पशुपालन भी किया जाता। हड़प्पा सभ्यता में जो अर्थव्यवस्था खेती भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और हड़प्पा सभ्यता में व्यापार भी होता था। ठीक है, व्यापार भी होता किसके साथ भाई? मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ कह सकते लोग व्यापार भी। हड़प्पा सभ्यता में भाई मेरे खेती होती थी। किसकी खेती करते थे? जैसे गेहूं, मटर, तिल और यहां पर कह सकते चावल के भी प्रमाण मिले, यानी कह सकते भाई चावल की भी यानी धान की भी खेती होती थी। हड़प्पा सभ्यता में भाई नदी है तो कह सकते हैं सिंचाई के प्रमाण, क्योंकि यहां पर नदी है, सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है। तो कहते हैं हड़प्पा सभ्यता जो लोग है भाई मेरे खेती करते थे। जैसे गेहूं कह सकते गेहूं की खेती करते थे, गेहूं है गया, धान हो गया, जौ हो गई, मटर हो गया, इसकी खेती की जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। पशुपालन भी करते थे भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग। जैसे लोग हड़प्पा के लोग भाई मेरे बैल, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी इन सबको भाई पाला करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखो भाई पशुपालन भी बड़ी तेजी गति से हो रहा था। यानी हड़प्पा के लोग भाई मेरे बैलों को गाय, भेड़, बकरी इसका पालन किया जाता था। ये पशुपालक समाज भी था। हड़प्पा सभ्यता भाई मेरे उद्योग धंधे भी थे। तो अगर आप देखो यहाँ जैसे मृदभांड मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, मोतियां बनाई जाती थी, आभूषण यानी गहने भी बनाए जाते थे, तांबा और कांसा और के भी औजार कह सकते भाई मेरे हड़प्पा सभ्यता में बनाए जाते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में भाई मेरे उद्योग धंधे भी, व्यापार भी होता था। हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखोगे तो आंतरिक व्यापार भी होता था और बाहरी व्यापार। मेसोपोटामिया के साथ कह सकते भाई हड़प्पा के लोग व्यापार करते थे। व्यापार में कह सकते यहां पर भाई मोहरों का प्रयोग किया जाता था। जैसे पैसे नहीं करते, पैसे का प्रयोग, तो मोहरों का प्रयोग कर सकते व्यापार में हड़प्पा सभ्यता में किया जाता है। और हड़प्पा के लोग भाई किसके साथ व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ, याद रखिएगा मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा के लोग व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का भाई जीवन कैसा है, सामाजिक जीवन कैसा? तो हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखो तो यहां पर भाई हमें सामाजिक संगठन दिखाई देता है। हड़प्पा के लोग भाई मेरे संगठित होकर के अनुशासित समाज है। हड़प्पा में देखोगे वर्ग विभाजन नहीं है। यहां पर कह सकते जो ऊंचा टीला है वहां पर कह सकते शासक वर्ग रहता था, जो निचला टीला था वो कह सकते हाँ सामान्य लोग रहते थे। हड़प्पा सभ्यता भाई मेरे आवास जो है उसकी बड़ी व्यवस्था है। यहां पर पक्की ईंटों के मकान बने भाई मेरे हड़प्पा सभ्यता में। बड़े और छोटे मकानों को मिलाकर के सामाजिक भिन्नता है। हड़प्पा के लोग भाई मेरे वेशभूषा और आभूषण भी पहनते। हड़प्पा के लोग जो होते भाई मेरे सूती वस्त्र पहनते थे, सोने, चांदी, मनके और आभूषण का भी प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात हो तो यहाँ भोजन क्या है? हड़प्पा के लोग भाई मेरे अनाज भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं और दूध का उत्पादन होता था, दूध भी पीते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में अनाज भी खाया जाता था, मांस मछली भी खाया जाता था और दूध का भी उत्पादन होता था। घी, दूध, दही, घी यानी दूध ये लोग खाते थे। पता चला है भोजन इनका। हड़प्पा सभ्यता का भाई धार्मिक जीवन क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता कह सकते भाई मातृ देवी की पूजा होती थी, क्योंकि एक मूर्ति मिली है मातृ देवी टोरकटा देवी की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कह सकते भाई मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता भाई पशुपति यानी एक पशुपति नाम की एक मूर्ति मिली जिसको भगवान शंकर बोला जाता है, योगासन में है। तो हड़प्पा सभ्यता भाई पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता कह सकते भाई
पशुओं की और वृक्षों की पूजा होती थी। जैसे बैल है, पीपल का पेड़ है, इसकी पूजा कौन करता भाई? हड़प्पा सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता में एक बैल मिला है जिसको एक श्रृंगी पशु कहा गया है। ये बैल जो कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो प्राप्त हुआ है, इसकी पूजा होती थी। पीपल के वृक्ष की पूजा भी कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में होता था। जल और अग्नि की पूजा होती, यानी आग और पानी की भी पूजा। हड़प्पा सभ्यता के लोग भाई मेरे, यहां पर एक स्नानागार मिला जहां पर लोग स्नान करते हैं, और कह सकते हैं कालीबंगा में अग्नि कुंड मिला है। ये हमें बताता कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भाई मेरे धार्मिक रूप से भी मानते थे। हड़प्पा सभ्यता भाई कह सकते हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ जो लोग मर जाते थे उनको दफनाया जाता था, उनके साथ सामान भी रखा जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता लोग भाई धर्म को मानते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो धर्म है बहुत सरल था। मंदिर और पुजारी यहां पर नहीं होते थे। ये लोग पशु की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे। और यहां से मूर्ति मिली है जिसको देवी की मूर्ति है, और पशुपति नाम का एक मूर्ति मिली है जिसको भगवान शंकर कहा गया है। इस प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भाई धर्म को मानते थे, लेकिन इनका जो धर्म था भाई मेरे बहुत ही सरल धर्म था, बहुत आसान धर्म को मानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कह सकते भाई पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो जिन लोगों को दफनाया जाता था डेड बॉडी को, उनके साथ भाई मेरे बहुत सारे सामान भी रखा जाता था। इससे पता चलता कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भाई मेरे पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। तो भाई हड़प्पा सभ्यता को लेकर के जरूर कह सकता हूं कि आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हड़प्पा जरूर पढ़ के जाना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताओ। भाई जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसका पतन क्यों हो गया, इसका ह्रास क्यों हो गया, खत्म क्यों हो गई, रीजन क्या है? इस प्रकार का भी क्वेश्चन भाई मेरे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन, पतन एग्जाम में लोग थे, ह्रास बताओ। ह्रास मतलब समझते हो, यानी क्यों खत्म हो गई हड़प्पा सभ्यता, आज क्यों नहीं बची, क्यों मिट गई, क्यों खत्म हो गई भाई मेरे? हड़प्पा सभ्यता का ह्रास क्यों हो गया, इसका कारण क्या, इसका सिद्धांत क्या है? तो भाई मेरे हड़प्पा सभ्यता जो है, एक कह सकते भाई 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक रही। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो धीरे धीरे उनका पतन हो गया, खत्म हो गए। इसके भाई मेरे बहुत सारे कारण, अलग अलग इतिहासकार कह सकते हो भाई मेरे, अलग अलग कारण बताए जाते कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हो गया। हड़प्पा सभ्यता के ह्रास के पीछे या पतन के पीछे कई सारे सिद्धांत दिया है। कई सारे इतिहासकार मानते भाई कि आर्यों ने आक्रमण किया जिससे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि कुछ विद्वान मानते कि बाहरी आक्रमण हो गया था और उस आक्रमण में हड़प्पा के लोगों को हार हो गई, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि यह सिद्धांत सही नहीं है। हड़प्पा, देखो कुछ लोगों ने कहा भाई मेरे कि हड़प्पा सभ्यता का इसलिए पतन हो गया क्योंकि हड़प्पा पर विदेशी लोगों ने आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, और इसलिए हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। कुछ लोगों इतिहासकारों का मानना कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण। कई सारे लोगों का मानना कि भाई नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। जैसे इतिहासकार कहते हैं भाई हड़प्पा सभ्यता नदी के किनारे बसी हुई थी, लेकिन भाई नदी जो होती है समय समय पर अपना रास्ता बदलती रहती है। तो कहा जाता है कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया या नदियां सूख गई, इसलिए कह सकते भाई मेरे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कई सारे इतिहासकार मानते भाई बाढ़। कई सारे इतिहासकारों को मानना कि मोहनजोदड़ो में बार बार बाढ़ आई थी, और एक बार ऐसी बाढ़ आई जिसने भैया हड़प्पा सभ्यता का खत्म कर दिया। कई सारे इतिहासकारों का मानना है भूकंप। कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि धौलावीरा में भूकंप आता था, और कह सकते हड़प्पा सभ्यता में कोई जोरदार भूकंप आया होगा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भैया खत्म हो गई, पतन हो गया। यह भी कई सारे इतिहासकारों को मानना कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है उसके पीछे भाई मेरे भूकंप है, कोई बाढ़ बताता है, कोई कहता नदियों ने रास्ता बदल लिया होगा। जलवायु परिवर्तन, कई सारे इतिहासकार मानते भाई क्लाइमेट चेंज हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, पानी नहीं बरसा होगा और गर्मी बढ़ गई होगी, रेगिस्तान डेजर्ट बन गया होगा, चारागाह की कमी हो गई होगी, इसलिए कह सकते भाई हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कई सारे इतिहासकारों ने भाई पर्यावरणीय कारण बताया है कि कई सारे इतिहास कहते हैं भाई वनों की कटाई हो गई होगी, खेती खत्म हो गई होगी, भूमि बंजर हो गई होगी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। भाई हर इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता के पीछे अलग अलग कारण बताते हैं। कई सारे इतिहासकारों ने भाई इसका आर्थिक पतन भी बताया है। कहा जाता कि हड़प्पा सभ्यता में भाई व्यापार खत्म हो गया था, या मेसोपोटामिया के साथ इनका व्यापार टूट गया होगा, और यहां पर नगर आधारित अर्थव्यवस्था टूटने से कैसे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कई सारे इतिहासकारों ने कहा भाई शासन प्रशासन में कमजोरी आ गई थी। कई सारे इतिहासकारों ने कहा कि केंद्रीय प्रशासन कमजोर हो गया, नगर योजना व्यवस्था चरमरा गई थी, और हड़प्पा सभ्यता में अव्यवस्था आ गई थी, इसलिए भाई मैंने हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, कई सारे इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के
पतन के पीछे क्या भाई, कोई कहता भाई कृषि संकट आ गया था, नदियां सूख गई थी, खेती होनी बंद हो गई, इसलिए हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। कई सारे इतिहासकारों थे व्यापार में गिरावट। कुछ इतिहासकारों का मानना कि व्यापार हड़प्पा सभ्यता में समाप्त हुआ हो गया, यानी व्यापार कम हो गया था, इसलिए भाई मेरे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कई सारे इतिहासकारों का मानना कि नगरों का पतन। कई सारे इतिहासकार मानते भाई विदेशी लोगों ने हड़प्पा पर आक्रमण किया और हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर दिया। कई सारे इतिहासकारों का मानना भाई जनसंख्या का विस्थापन। कई सारे लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग वहां से निकल करके किसी और जगह पर चले गए थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, यानी ह्रास हो गया। कई सारे इतिहासकार इसको तकनीकी कारण भी कहते हैं। कई सारे इतिहासकारों का मानना भाई कला और शिल्प में गुणवत्ता में गिरावट आ गई, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन। तो भाई मेरे अलग अलग जो इतिहासकार हैं वो हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे भाई खत्म क्यों हो गई, क्यों मिट गई हड़प्पा, आज क्यों नहीं है, तो भाई उसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं। भाई कोई कहता भूकंप आ गया था, कोई कहता भाई बाढ़ आ गई थी, कोई कहता भाई कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में नदी ने रास्ता बदल लिया। कुछ इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर विदेशी ने आक्रमण कर दिया था, इसलिए भाई मेरे हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई या समाप्त हो गई। तो भाई मेरे अलग अलग इतिहासकार जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे उन्होंने अलग अलग कारण बताए हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे कोई एक कारण नहीं है, अलग अलग जो इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरिकन हैं, उन्होंने अलग अलग रीजन दिए हैं, अलग अलग प्रमाण दिया है। सभी इतिहासकार एक मत नहीं है, सबके विचार भाई मेरे अलग अलग हैं। कोई कहता बाढ़ आ गई थी, कोई कहता भाई मेरे भूकंप आ गया, कोई कहता सुनामी आ गई, कोई कहता विदेशी ने आक्रमण कर दिया, कोई कहता भाई नदी ही सूख गई थी इसलिए हड़प्पा खत्म हो गई। क्योंकि किसी को रियल पता नहीं, सच्चाई पता नहीं, अनुमान लगाते हैं, किसी बेस पर ये लोग बताते भाई इसलिए खत्म हो गई थी। तो अलग अलग इतिहासकार जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे अलग अलग कारण बताते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी भाई मेरे इंपॉर्टेंट हो सकता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसको भी करके जाना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, वैदिक सभ्यता को बताओ। भाई वैदिक सभ्यता को लेकर के आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। वैदिक सभ्यता में अर्थव्यवस्था बताओ, समाज बताओ, राजनीतिक व्यवस्था या धर्म बताइए। तो वैदिक सभ्यता उसको बोलते भाई मेरे जिस समय वेदों की रचनाएं की गई हैं उस समय का जो समाज है उसी को बोलते भाई मेरे वैदिक सभ्यता। और यह एक ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। यहां पर कह सकते भाई मेरे खेती होती है, ठीक है। और वैदिक सभ्यता भाई में वहां की अर्थव्यवस्था कैसे है, वहां का समाज कैसे है, वहां की राजनीति कैसे है और वहां का धर्म कैसा है। तो भाई वैदिक सभ्यता कह सकते हैं कि जिस समय चारों वेदों की रचनाएं की गई, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, तो जिस समय भाई मेरे वेदों की रचनाएं की गई हैं उसी को भाई बोला जाता है वैदिक काल। दो प्रकार का वैदिक काल है, एक तो भाई मेरे वैदिक काल जिसको हम बोलते हैं भाई मेरे ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में कह सकते भाई ओनली ऋग्वेद की रचना की गई थी। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है उसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन तीनों वेदों की रचनाएं की गई हैं। यानी वैदिक काल में भाई मेरे समाज कैसे था, अर्थव्यवस्था कैसे थी, राज व्यवस्था कैसे थी और धर्म कैसे था। इस प्रकार का क्वेश्चन भाई मेरे एग्जाम में बहुत बार आता, बहुत बार पूछा जाता है। तो वैदिक काल में भाई मेरे अर्थव्यवस्था कैसे है, तो भाई मेरे वैदिक काल में अगर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की बात करोगे तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। वैदिक काल में क्या होता भाई, खेती बहुत ज्यादा होती है। क्या करते थे वैदिक काल में, खेती होती थी, कृषि होती थी। प्रारंभिक वैदिक यानी शुरुआत में जो वैदिक काल है वहां पर खेती कम होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल की अगर बात करूं तो यहां पर भाई मेरे खेती मुख्य रूप से होती थी। शुरुआत में जो वैदिक काल जिसको ऋग वैदिक काल बोलते हैं तो वहां खेती कम होती थी, वहां पशुपालन होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल की बात करूं तो यहां मुख्य रूप से लोग भाई खेती करते थे, जैसे गेहूं की खेती करते थे, जौ की खेती करते थे, चावल की खेती करते थे। तो यहां पर वैदिक काल में कह सकते हैं पशुपालन भी होता था और खेती भी होती थी। भाई मेरे जो प्रारंभिक वैदिक काल है या ऋग वैदिक काल है वहां पर पशुपालन होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर खेती होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। जैसे गेहूं की खेती, जौ की खेती, चावल की खेती होती थी। पशुपालन भी ये लोग करते थे। वैदिक काल में वैदिक काल में भाई मेरे गाय को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। गाय तो भाई मेरे पूजनीय थी, गाय को तो पूजा की जाती थी। तो गाय भाई मेरे सबसे ज्यादा पूजनीय है ऋग वैदिक काल में। या तो गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु है ऋग वैदिक काल में, कह सकते हैं इन लोग ऋग वैदिक काल में कह सकते भाई गाय, बैल, भेड़, बकरी इनको पाला जाता था। यहां पर भाई कह सकते जो पशु होते थे इनकी पूजा भी की जाती थी। कई सारे यज्ञों में इसका उल्लेख किया गया। इस समय कह सकते भाई गाय जो है सबसे पूजनीय जानवर है। क्या है, गाय की लोग क्या करते थे भाई मेरे पूजा करते थे, ठीक है।
यानी ऋग वैदिक काल में पशुपालन होता था, लेकिन गाय की पूजा होती थी। उद्योग धंधे भी भाई मेरे ऋग वैदिक काल में थे। ऋग वैदिक काल में अगर आप देखोगे बढ़ई, लुहार, कुम्हार, बुनकर, ये सारे लोग हैं। यानी लकड़ी का काम भी होता था, लोहे का काम भी होता था, मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे, कपड़े भी बुने जाते थे। यानी उत्तर वैदिक काल में कह सकते जो उद्योग धंधे थे वह पूरी तरीके से स्थापित हो चुके थे। ऋग वैदिक काल में कह सकते भाई व्यापार भी होता था, और किस तरह आंतरिक व्यापार होता था और बाहरी व्यापार भी होता था। मुद्रा के जरिए लोग व्यापार करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा व्यापार नहीं था, बहुत सीमित व्यापार होता था। ठीक है। वैदिक काल की भाई समाज कैसा है, सामाजिक संगठन कैसा है? तो भाई वैदिक काल में भाई मेरे क्या है, वर्ण व्यवस्था है। समाज में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो भाई वैदिक काल में अगर आप देखो तो पूरा जो हमारा समाज है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। समाज में 4 वर्ण है। भाई ब्राह्मण क्या करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं। क्षत्रिय क्या करते थे, ये राजा वाजा बनते थे। दूसरा, ये लोग सेना में जाते थे। वैश्य समाज के लोग भाई खेती करते थे और व्यापार करते थे। शूद्र समाज के लोग क्या करते थे, लोगों की सेवा करना, और कह सकते हैं ये लोग खेती का काम करते, शूद्र। यानी शुरू में भाई मेरे जो वर्ण व्यवस्था थोड़ी आसान थी, लेकिन बाद में जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बदल गई और समाज में भेदभाव, छुआछूते बढ़ा। वैदिक काल में परिवार और विवाह भाई वैदिक काल में भाई मेरे पितृसत्तात्मक परिवार है। पिता ही परिवार का सबसे इंपॉर्टेंट मुखिया है। तो वैदिक काल में जो परिवार है भाई पितृसत्तात्मक, यानी पिता की प्रधानता है। महिलाएं पुरुषों के अंडर में रहती हैं वैदिक काल में। एक पत्नी की प्रथा थी वैदिक काल में भाई मेरे, हर आदमी एक ही शादी करता था, एक ही पत्नी करता था, 2 शादी 3 शादी नहीं होती थी। वैदिक काल में भाई मेरे विवाह एक संस्कार था। शादी भाई मेरे संस्कार के रूप में मानी जाती थी। विवाह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होता था वैदिक काल में। वैदिक काल में भाई मेरे स्त्रियों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति कैसे है? तो भाई वैदिक काल में महिलाओं का बड़ा सम्मान था। महिलाएं भाई सभा में भी भाग लेती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया तब महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया। फिर महिलाओं को ना तो पढ़ने दिया गया, महिलाएं घर की 4 दीवारी में रहती थी, चूल्हा चौका बर्तन करती थी, और महिलाएं पूरी तरीके से कह सकते हैं भाई अपने पति पर, अपने पिता पर आश्रित रहती थी। महिलाओं को कोई आजादी और कोई स्वतंत्रता उत्तर वैदिक काल में नहीं है। महिलाएं पूरी तरीके से पुरुषों पर निर्भर हो गई थी भाई मेरे उत्तर वैदिक काल में। तो महिलाओं की स्थिति भाई मेरे शुरू में तो अच्छी थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वैदिक काल में कह सकते हैं महिलाओं की स्थिति खराब होती चली गई। आश्रम व्यवस्था क्या भाई वैदिक काल में भाई मेरे, ब्रह्मचर्य का पालन करना भाई 25 साल तक, फिर गृहस्थ भैया शादी कर लेना है, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास करना है। वैदिक काल में भाई मेरे राजनीतिक व्यवस्था कैसे है? भाई वैदिक काल में भाई मेरे राजा होते थे, जिनको राजन कहा जाता था, जो जनजातीय समुदाय का मुखिया होता था, सारा शासन प्रशासन नहीं देखता था। वैदिक काल में भाई मेरे सभाएं होती, सभा और समिति जो होती थी यही सारे राजनीतिक फैसले लेती थी वैदिक काल में। वैदिक काल में भाई मेरे प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जैसे पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण होते थे। वैदिक काल में भाई मेरे सेना भी होती थी और कर भी लिया जाता था। वैदिक काल में कोई सेना अस्थायी परमानेंट नहीं होती थी, बलि के रूप में यहां कर लिया जाता था। और यहाँ के लोग खासतौर से जनजाति और कबीले के मेरे, वैदिक काल में भाई मेरे जो लोग थे वो कबीले के रूप में रहते थे, कबीला बना करके रहते थे, ये कहा जा सकता। तो भाई वैदिक काल में धर्म क्या है? तो वैदिक काल में कह सकते भाई पेड़ की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है, धरती की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है, वायु की पूजा होती है। यानी वैदिक काल के लोग भाई प्रकृति की पूजा करते थे। वैदिक काल में कह सकते जल की पूजा होती है, वृक्ष की पूजा होती है, जानवर की पूजा होती है, गाय की पूजा। तो ये भाई धार्मिक रूप से भी होता। धर्म को भी कौन से मानते भाई? वैदिक काल। तो वैदिक काल की अर्थव्यवस्था क्या है ये पूछेगा भाई। वैदिक काल में शुरू में लोग पशुपालन करते थे, बाद में खेती करने लग गए थे, पशुओं को भी पालते थे। वैदिक काल में धीरे धीरे जो राज्य व्यवस्था विकसित हो रही थी। ठीक है, तो भाई वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसे है, वैदिक काल का समाज कैसे है, वैदिक काल की राज्य व्यवस्था कैसे है, और वैदिक काल में भाई मेरे धर्म कैसे है। धर्म को मानते थे, इसको सनातन धर्म या हिंदू धर्म आप इसको कह सकते हो। वैदिक काल में भाई मेरे प्रकृति पूजा बहुत ज्यादा थी। पेड़ की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे, वायु की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। ठीक है, यानी प्राकृतिक पूजा ये लोग ज्यादा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। यहां पर कह सकते हैं भाई विष्णु की पूजा होती है वैदिक काल में, वरुण यम इनकी पूजा की जाती थी भाई वैदिक काल में। अगर मैं बात करूं धर्म की बात करूं तो वैदिक काल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भाई मेरे 100% आएगा। देखिए भाई मेरा बार क्या रहेगा, लौह युग की संस्कृति और लौह युग की शुरुआत कैसे हुई। लोहा का भाई, लोहे का प्रयोग कब हुआ? तो देखिएगा भारत में लोहे का जो युग है वो धीरे धीरे शुरू हुआ।
किंतु छठी शताब्दी में पूरी तरीके से भारत में लौह युग आ चुका था। और लोहा आने से क्या हुआ भाई, भारत में खेती, शिल्प, व्यापार और युद्ध में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लोहे की शुरुआत ने कह सकते पूरी तरीके से समाज और राजनीति को बदल दिया। लौह संस्कृति की शुरुआत कैसे हुई भाई मेरे, लोहा का जब लोहा आया तो लोहा आने से क्या भाई मेरे, एक प्रकार से लोहे के औजार बनने शुरू हो गए लौह संस्कृति आने से। ठीक है, लोहे के औजार बने, लोहे के हथियार बने। लोहा आने से क्या भाई, खेती बढ़ी, क्योंकि बैल का जो हल होता था उसमें लकड़ी का फाल लगा होता था, बाद में क्या हुआ, हल यानी लोहे का फाल लगने लग गया। तो लौह संस्कृति आने से भाई लोहे के औजार बने, लोहे के हथियार बनने लगे, युद्ध ज्यादा हो गए। लौह संस्कृति में कह सकते कुदाल, हल्का हल्का फाल, कुल्हाड़ी, तलवार, भाला, ये सब भाई मेरे लोहे के बनने लग गए लौह युग में। कृषि की शुरुआत, कृषि व्यवस्था में परिवर्तन हुआ भाई, जंगलों की कटाई लोहा आने से लोहे का कुल्हाड़ी उड़ाली बनी से होने लगी। गंगा घाटी का विस्तार हुआ भाई मेरे लोह युग से, और उत्पादन खूब बढ़ा। देखो भाई मेरे, लोहा आने से क्या हुआ कि जुताई खूब बढ़िया होने लगी। देखो भाई, खेत को जोतने के लिए क्या होता है, बैल का प्रयोग, और बैल भाई हल का प्रयोग होता था खेत को जोतने के लिए। तो भाई मेरे हल कुछ इस प्रकार का होता है, यहां पर एक नुकीला सा लगा रहता है जो जमीन को खोदता चलता है, इसको बोलते भाई मेरे फाल। तो पहले जो फाल होता था लकड़ी का होता था, और जब लोहा है तो यानी हल में जो फाल लगा रहता था वो लोहे का लग गया। लोहे का फाल लगने से कह सकते जुताई अच्छी हुई, और जब जुताई अच्छी हुई तो भाई खेती बढ़िया हुई, और खेती जब बढ़िया तो उत्पादन बढ़ा। और कह सकते कि लोहे ने पूरी तरीके से भाई मेरे कृषि को बदल दिया, खेती को बदल दिया, यानी लोहे ने कह सकते पूरी तरीके से समाज में परिवर्तन ला दिया। लोहे के औजार बने, लोहे की चीजें बनी, लोहे के औजार बनने से जंगलों को काटा गया, लोहा आने से भाई मेरे जुताई बढ़िया हुई, कृषि व्यवस्था में पूरी तरह से परिवर्तन आया। आवास और बस्तियों का भी विकास हुआ, लोग अस्थायी गांव बनने लगे, नगरों का विकास हुआ, लकड़ी और कच्ची ईंटों के घर बनाए जाने लगे भाई लौह युग में। सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन आया, लोगों ने कह सकते वर्ण आधारित व्यवस्था जो थी मजबूत हुई, कृषक वर्ग का महत्व बढ़ गया। और लौह युग में कह सकते भाई मेरे खेती बढ़ने से जनसंख्या भी भाई मेरे तेजी से बढ़ी जब लौह युग आया। ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए, वैदिक युग में परिवर्तन हुआ, बौद्ध और जैन धर्म का उदय भाई मेरे लौह युग में, सरल धार्मिक आचार है। लौह प्रौद्योगिकी क्या है, तो भाई मेरे छठी शताब्दी में कह सकते लौह युग की शुरुआत हुई, यानी लोहे का आविष्कार हो गया, और सभी चीजों में कह सकते भाई लोहा लगने लग गया। तो लोहे की धातु का प्रयोग इस समय खूब हुआ भाई मेरे कह सकते लौह युग में। ठीक है, छठी शताब्दी में कह सकते हो कि लोहे से मजबूत और टिकाऊ औजार बनने लगे, औजार बढ़िया बनने लग गया। लौह युग से कह सकते भाई पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, या ये यहां पर लौह युग के केंद्र बने, लोहे की चीजें बनती थी। तकनीकी का विकास हुआ, लोहे को ढाला जाने लगा, कृषि के औजार बने, और युद्ध में जो हथियार बनाए जाते थे वो भी लोहे के बनने लग गए। तो युद्ध भूमि में लोहे का प्रभाव क्या पड़ा भाई, लोहे का खेती पर प्रभाव पड़ा, खेती बढ़िया हुई और उपज बढ़िया होने लग गई। लोहे आने से भाई राजनीति भी बदली, क्योंकि लोहा आने से क्या हुआ कि जो युद्ध होता था उसमें औजार जो है लोहे के बनने लग गए, ये परिवर्तन आया। अर्थव्यवस्था में भाई परिवर्तन, लोहे के प्रयोग से कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बदल गई। तो लौह युग ने कह सकते भाई मेरे पूरी तरीके से हमारा समाज कल्चर को बदलने में लौह युग की भाई मेरे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। छठी शताब्दी में कह सकते लौह युग ने पूरी तरीके से खेती को बदल दिया, अर्थव्यवस्था को बदल दिया, और समाज में भी परिवर्तन बड़े तौर से भाई मेरे आता है जब लोहे का आविष्कार होता है। ठीक है, लोहा इतना महत्वपूर्ण रहा कि कह सकते हो कि पूरी क्रांति का दौर है लोहा आने से, कह सकते पूरी तरह से सब कुछ बदल गया भाई मेरे। और लौह युग आने से कह सकते भाई छठी शताब्दी में महाजनपद का उदय होता है, और मगध और 16 महाजनपद उसी समय भाई मेरे आते लौह युग की शुरुआत से ही कह सकते हो। तो भाई मेरे लौह युग को लेकर के एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा लौह युग को लेकर के। तो अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो जो मैं बता रहा हूं यही एग्जाम में भैया मेरे आपको लिख करके आना है। ठीक है, जो बता रहा हूं यही करके जाना, यही सारे क्वेश्चन पेपर में पूछेगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई मेरे, बौद्ध और जैन धर्म। भाई मेरे बौद्ध और जैन धर्म को लेकर के भी एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछते हैं। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति और महात्मा बुद्ध के बारे में बताओ। भाई बौद्ध धर्म की जो शुरुआत है, बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति है छठी शताब्दी में होती है। यह वैदिक यानी यज्ञवाद, ब्राह्मणों के प्रभुत्व, कर्म कांडों के खिलाफ एक धर्म बना भाई मेरे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारण क्या है भाई, बौद्ध धर्म क्यों आया, तो भाई मेरे हिंदू धर्म में बड़े बड़े यज्ञ होते थे, बड़े बड़े हवन होते थे,
इसके विरोध में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में भाई जातिवाद है, छुआछूत है, इसलिए कह सकते बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। नगर और व्यापार का उदय हुआ भाई मेरे बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म क्या है भाई मेरे, बहुत ही सरल धर्म है जिसमें सत्य और अहिंसा की बातें की जाती हैं। बौद्ध धर्म में भाई मेरे किसी प्रकार का जातिवाद नहीं है, किसी प्रकार का छुआछूत नहीं है। तो भाई बौद्ध धर्म क्यों आया? क्योंकि भाई मेरे हिंदू धर्म में अगर आप देखोगे तो दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, एससी एसटी ओबीसी के साथ कह सकते हैं बहुत ज्यादा शोषण होता था, दमन होता था। इसी से कह सकते हैं कि समाज में एक नया धर्म का उदय होता है 6ठी शताब्दी में, जिसको भाई मेरे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की भाई मेरे? महात्मा बुद्ध ने की। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म भाई मेरे लुम्बिनी नेपाल में हुआ। इनके पिता भाई मेरे राजा थे, राजा के लड़के थे। इनकी मां का नाम माया देवी था और इनके बचपन का नाम भाई मेरे क्या है? सिद्धार्थ है। राजा के बेटे थे, बहुत ही कह सकते लाड प्यार से जीवन बीता, सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा थी और सत्य की खोज में भाई मेरे अपना घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। और कह सकते बाद में भाई मेरे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बाद में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो यही सिद्धार्थ आगे चल करके भाई मेरे क्या बनते हैं? बुद्ध बनते हैं। और कैसे भाई मेरे इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इनकी पत्नी का नाम भाई मेरे यशोदा था और बच्चे का नाम राहुल था। अगर बौद्ध धर्म की बात करूं तो इन्होंने भाई मेरे महा निष्क्राम किया, यानी संसार के दुखों को बताया। बौद्ध धर्म में कहा भाई संसार, बौद्ध धर्म में कहा, महात्मा बुद्ध ने भाई कहा कि भाई मेरे पूरे संसार में दुख ही दुख भरा है और दुख का भाई मेरे कारण है। और महात्मा बुद्ध को कह सकते भाई मेरे ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसको बौद्ध वृक्ष कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध ने भाई मेरे अपना प्रथम उपदेश कहा दिया? सारनाथ में दिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के भाई मेरे कौन कौन से उपदेश हैं? बौद्ध धर्म में भाई मेरे 4 सत्य बताए गए हैं। दुख, भाई पूरी दुनिया में दुख भरा ही पड़ा है, हर आदमी के पास भाई दुख है। दूसरा क्या बोला इन्होंने? दुख का कारण है भाई कोई भी इस संसार में जो भी आदमी दुखी है उसका कोई ना कोई कारण है। भाई कोई लालच में दुखी है, कोई कह सकते कि लालच में है, कोई माया में दुखी है, कोई प्रेम में दुखी है, या कोई लगाव में दुखी है। तो हर दुख का क्या है? कोई ना कोई कारण है। ठीक है, बिना दुख का कोई कारण नहीं। महात्मा बुद्ध ने क्या बताया भाई? 4 आर सत्य बताया। भाई पूरी दुनिया में क्या है? दुख ही दुख भरा पड़ा है। पहला बताया भाई मेरे दुख का कोई ना कोई कारण है। और दुख का क्या है? दुख का भाई कोई ना कोई निरोध है। दुख को भाई मेरे खत्म किया जा सकता, माया छोड़ दो, इन चीजों को, तभी है। दुख का भाई उन्होंने निरोग का मार्ग भी बताया है। महात्मा बुद्ध कहते भाई 8 मार्ग, अष्टांगी मार्ग बताए। महात्मा बुद्ध ने बताए कि अष्टांगी मार्ग के जरिए भाई मेरे क्या किया जा सकता है? दुख को समाप्त किया जा सकता है। तो कौन अष्टांगी मार्ग में उन्होंने क्या बताया? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, सम्यक स्मृति, प्रयास और समाधि जो है, इन 8 चीजों के जरिए अष्टांगी मतलब 8 रास्ते बताए हैं जिनके जरिए भाई मेरे दुख को समाप्त किया जा सकता है। सत्य और अहिंसा की बातें भाई किसमें की गई है? महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में बताया है। आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व पर भाई मेरे महात्मा बुद्ध क्या है भाई मेरे? मौन है। दूसरा भाई जैन धर्म की बात करेंगे। जैन धर्म की उत्पत्ति और भगवान महावीर के क्या विचार हैं? जैन धर्म की भाई मेरे उत्पत्ति कब हुई? तो जैन धर्म भी कह सकते भाई मेरे 6ठी शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है जैन धर्म की। ठीक है, 6ठी शताब्दी में कह सकते भाई मेरे जैन धर्म की शुरुआत हुई। यह बहुत ही प्राचीन धर्म है और महावीर इसके भाई मेरे 24वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति का कारण क्या है? भाई मेरे वैदिक सभ्यता में कर्मकांड, झाड़ फूक, टोना टोट का आडंबर था। समाज में कह सकते एक प्रकार से भाई जातिवाद, छुआछूत भरा पड़ा था। समाज में हिंसा फैली हुई थी। ठीक है, इस कारण से कहते भाई जैन धर्म का उदय हुआ। भगवान महावीर का बात करेंगे। देखो भाई भगवान महावीर है भाई मेरे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म भाई मेरे कह सकते हो कि कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ थे, माता का नाम त्रिशाला था। और 30 वर्ष की आयु में भाई मेरे इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। 12 साल कठोर तपस्या करी है, तब जाकर के कह सकते भाई इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर ने भाई मेरे कौन कौन से उपदेश दिए हैं? तो भाई भगवान महावीर कहते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की बात करते हैं। भगवान भाई महावीर कहते भाई मेरे कि अहिंसा की बात करते हैं। किसी भी प्रकार की भाई मेरे हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए, ना तो शारीरिक हिंसा करो तो मानसिक हिंसा करो। दूसरा सत्य की बात करते हैं, भाई हमेशा सत्य बोलना चाहिए। क्या है? भगवान महावीर ने क्या बोला भाई? सत्य बोलो, सच बोलो, झूठ मत बोलो। तीसरा क्या कहते भाई मेरे? असत्य, यानी कोई व्यक्ति अगर आपको कोई वस्तु ना दे तब तक मत लो। बिना दिए गई किसी वस्तु को अगर आप ले रहे तो भाई चोरी मानी जाएगी।
कहते महात्मा भगवान महावीर ने कहा भाई ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचारी यानी 25 साल तक भाई ब्रह्मचर्य का पालन करो। या भी इन्होंने क्या बोला है, उपदेश दिया है। परिग्रह, परिग्रहण, जब तक कोई व्यक्ति तुमको कोई वस्तु ना दे तो उस वस्तु को ना लो। बिना दिए अगर तुमने किसी आदमी की कोई चीज ले ली तो भाई चोरी मानी जाएगी। चोरी मत करो। जरूरत से ज्यादा भैया मेरे धन इकट्ठा मत करो। कौन बोलता है? भगवान महावीर के विचार हैं। सत्य, सत्य बोलो, हिंसा मत करो। भाई मेरे क्या अगला इन्होंने क्या विचार दिया? ब्रह्मचर्य का पालन करो। जब तक कोई आपको कोई वस्तु ना दे मत लो भाई, चोरी मत करो। ठीक है, ये किसके विचार हैं? भगवान महावीर के विचार हैं। कर्म की बात करते भाई, कर्म सबसे बड़ा है। भगवान महावीर ने बोला कर्म करिए, अपनी आत्मा को भाई मेरे शुद्ध करो। कर्म से ही भाई मेरे आपको मुक्ति मिलेगी, आपको स्वर्ग मिलेगा। कौन बोलता है? भगवान महावीर इस बात को कहते हैं भाई मेरे। हमारी आत्मा का शुद्ध होना भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है, और शुद्ध कर्म और शुद्ध आत्मा से भाई मेरे मुक्ति मिलेगी या मोक्ष आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो भाई बौद्ध धर्म और जैन धर्म को लेकर के मैं जरूर कह सकता हूं कि एग्जाम में आपको भाई मेरे क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा भाई मेरे, मौर्य साम्राज्य का उदय, अर्थव्यवस्था, समाज और प्रशासन को बताओ। भाई मौर्य साम्राज्य की अगर बात करूं तो मौर्य साम्राज्य जो है वो लगभग 322 से लेकर के 385 ईसा पूर्व तक भारत में एक विशाल साम्राज्य का उदय हुआ। इसी को भाई मेरे हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का उदय भाई मेरे क्या है? तो सिकंदर के आक्रमण की बात कर सकते हैं। उत्तर भारत में राजनीतिक अव्यवस्था थी, नंद वंश के प्रति जनता भैया खिलाफ थी, और मगध में कह सकते भौगोलिक और आर्थिक समृद्धि का अंगर थे। तो भाई मेरे मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। और मौर्य साम्राज्य में भाई चंद्रगुप्त मौर्य क्या है भाई मेरे? इसके पहले शासक बनते। कौटिल्य यानी जो आचार्य चाणक्य उनके मार्गदर्शन में कह सकते भाई मेरे मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। नंद वंश का पतन भाई मेरे 322 में होता है। मगध से लेकर के उत्तर भारत तक कैसे भाई मौर्य साम्राज्य फैला हुआ है। सैल्यूकस निकेटर को पराजित करके संधि यहां पर की गई है। और मौर्य जो साम्राज्य है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके भाई मेरे सबसे पहले शासक माने जाते हैं मौर्य साम्राज्य के। बिंदुसार दूसरे इसमें अब आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके भाई इनके लड़के कौन है भाई? बिंदुसार। बिंदुसार ने कह सकते भाई पूरे साम्राज्य को आगे बढ़ाया, और कह सकते उत्तर दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य को बढ़ाया। प्रशासनिक व्यवस्था को भाई किसने मजबूत किया? बिंदुसार ने। बिंदुसार के बाद कह सकते भाई जो शासक बनता है मौर्य साम्राज्य में भाई अशोक। अशोक ने भाई कलिंग युद्ध लड़ा, और कह सकते बाद में भाई अशोक ने भाई मेरे धम्म की नीति अपनाई। मौर्य साम्राज्य को सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किसने किया भाई मेरे? सम्राट अशोक ने किया। मौर्य साम्राज्य की भाई मेरे अर्थव्यवस्था क्या है? तो जो मौर्य साम्राज्य अगर अर्थव्यवस्था या तो भाई मेरे खेती आधारित अर्थव्यवस्था क्या है? मौर्य साम्राज्य में अगर आप देखोगे तो भाई कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, यहां खेती की जाती थी अर्थव्यवस्था में। दूसरा व्यापार भी होता था, और किसानों की खेती की बात करूं तो जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का। तो मौर्य साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था भाई कृषि आधारित है। दूसरा व्यापार भी होता था, शिल्प उद्योग भी था। मौर्य काल में अगर आप देखोगे वस्त्र, धातु, हथियार, मृदभांड, इनका भाई मेरे कह सकते एक प्रकार से उद्योग, धंधे और शिल्प का काम होता था। मौर्य साम्राज्य में भाई मेरे व्यापार भी होता था, आंतरिक और यानी देश के अंदर भी व्यापार होता था, और विदेशी व्यापार भी कह सकते भाई मेरे मौर्य साम्राज्य में होता था। जिसे मौर्य साम्राज्य के लोग भाई मेरे मोसोपोटामिया, मध्य एशिया, और यहाँ पर सड़कों के द्वारा सराय का निर्माण भी करवाया गया। मौर्य साम्राज्य में कह सकते हो भाई मेरे कर व्यवस्था भी थी, जैसे भू कर लिया जाता था, व्यापार कर व्यापारियों से भी कर लिया जाता था। मौर्य काल में भाई मेरे समाज क्या है? भाई मेरे मौर्य काल में अगर आप देखो समाज में भाई मेरे वर्ण व्यवस्था है। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, और शूद्रों की स्थिति भाई मेरे मौर्य समाज में सबसे कमजोर है। महिलाओं को भाई मेरे सम्मान की नजर से देखा जाता था, लेकिन महिलाओं को शिक्षा रोजगार में कोई अवसर नहीं मिलता था। मौर्य काल में कह सकते भाई महिलाओं की स्थिति भाई मेरे बिल्कुल खराब है। महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंदर में कैद हैं, उनको कोई आजादी नहीं मिलती है। जीवन शैली मौर्य काल में कह सकते लोगों का जीवन स्तर बिल्कुल सरल था, लोग शाकाहारी थे। ठीक है, धर्म की बात करें मौर्य काल में अगर आप देखो तो लोग जो है कह सकते हैं प्रकार से भाई मेरे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म को मानते थे। और भाई मेरे अशोक का जो धर्म है यहां चला था। मौर्य साम्राज्य का भाई मेरे प्रशासन क्या है? तो भाई मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है केंद्रीकृत प्रशासन है, जिसमें राजा के पास ही भाई क्या समस्त शक्तियां होती थी। मौर्य साम्राज्य में अगर आप देखो राजा भाई सबसे पहले आता था, फिर उसके बाद भाई उसके आते मंत्री। मंत्रियों के जरिए कह सकते जो शासक होता था वो पूरे शासन प्रशासन को चलाता था, जिसे मंत्री परिषद, मंत्री हैं, सेनापति हैं, पुरोहित हैं। प्रांतीय प्रशासन होता था, अलग अलग प्रांत होते थे जिसमें शासन प्रशासन को चलाया जाता था।
नगरों का प्रशासन कह सकते भाई मौर्य साम्राज्य में बिल्कुल अलग होता था। जैसे मगस्थनीज कहता कि भाई मेरे 6 प्रकार के नगर बनाए गए, जैसे सफाई, व्यापार, गणना करना, इस प्रकार से नगर का प्रशासन चलता था मौर्य काल में। मौर्य काल में भाई मेरे न्याय व्यवस्था थी, लेकिन कठोर न्याय व्यवस्था है, और राजा का निर्णय ही अंतिम माना जाता था न्याय में। सेना भी भाई मौर्य साम्राज्य में सेना बहुत बड़ी है, विशाल सेना है, जिसमें घुड़सवार सेना है, हाथी सेना है, पैदल सेना है, इस प्रकार की सेना, बड़ी मजबूत सेना भाई मेरे मौर्य काल में। तो मौर्य साम्राज्य को लेकर के भाई मेरे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो मैं बता रहा हूं यही आपको भाई मेरे एग्जाम में लिख करके आना। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भाई सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर है, कई बार बुक में ना अलेक्जेंडर लिख देंगे, उसका मतलब भाई सिकंदर है। सिकंदर ने भाई मेरे 1326 में भारत पर आक्रमण किया, और इसके आक्रमण से भारत का इस पर राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हर प्रकार का प्रभाव पड़ा। तो भाई सिकंदर के आक्रमण से भारत का राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा। तो भारत में कैसे भाई उस समय छोटे छोटे राजा होते थे, तो छोटे छोटे राजाओं की कमजोरी पता चली भाई जब सिकंदर ने आक्रमण किया। सिकंदर के आने से कह सकते भारत में एक सत्ता की शून्यता जागृत हुई। मौर्य साम्राज्य के उदय में सहायता मिली भाई सिकंदर के आक्रमण से, ठीक है, क्योंकि भारत के लोगों को पता चला भाई सिकंदर के समय भारत में कोई भी बहुत बड़ा शासन नहीं था, बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। सिकंदर के आक्रमण से कैसे भाई भारत का जो संपर्क है वो पूरी दुनिया से होता है, भारत का व्यापार यूनान से होने लगा, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण का भाई ये प्रभाव पड़ा। सिकंदर के आक्रमण का आर्थिक प्रभाव भी पड़ा। सिकंदर के आक्रमण से भारत का जो व्यापार है वो मध्य एशिया और यूनान से भी होने लगा, स्थल और जल दोनों व्यापार होने लगा। सिकंदर के आक्रमण से भारत में भाई मुद्रा का विकास हुआ, सिक्के बनने लगे, सिक्कों का प्रयोग होने लगा। सिकंदर के आक्रमण से भारत में भाई नगरों का भी विकास हुआ, बड़े बड़े नगर बनने लगे। धर्म और सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा सिकंदर के आक्रमण का। सिकंदर के आक्रमण का हम लोग कैसे भारत और यूनान की सभ्यता एक हो गई। भारत में कला, स्थापत्य, मूर्ति कला का प्रभाव पड़ा। भाई सिकंदर कहां था, यूनान का था, तो यूनान के लोग भाई मेरे भारत आने लगे और भारत के लोग यूनान जाने लगे, इसलिए कैसे भारत में सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ सिकंदर के आक्रमण से। धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी, यूनान के लोग भाई मेरे भारतीय धर्म को समझने लगे और भारत के लोग भाई मेरे यूनान के धर्म को समझने लगे। सिकंदर के आक्रमण ने कह सकते भारत को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर प्रकार से भारत पर कह सकते सिकंदर के आक्रमण का भाई मेरे प्रभाव पड़ा। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बहुत पूछा जाता भाई मेरे सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, इस बार भी आ सकता है। अशोक का धम्म, अशोक का धम्म मतलब अशोक की धार्मिक नीतियां क्या हैं। तो देखिएगा भाई मेरे अशोक जो है 272 से 332 ईसा पूर्व तक थे। कलिंग के युद्ध के बाद कह सकते भाई अशोक ने धम्म की नीति यानी धार्मिक नीति का प्रचार किया। कौन है भाई मेरे, अशोक हैं, ठीक है। धम्म का उद्देश्य क्या है, अशोक का जो धम्म है वो सहयोग और शांति को बनाए रखने की बात करता है, जनता में सदाचार और नैतिकता की बात करता है, अहिंसा की बात करता है, सभी धर्मों को बराबर मानता, भाई किसी के साथ भेदभाव मत करो, ये अशोक का धम्म बताता है। अशोक के धम्म का सिद्धांत क्या है, अहिंसा की बात करना, भाई अहिंसा करो, किसी प्रकार की हिंसा मत करो, ये अशोक के धम्म क्या है। सत्य और ईमानदारी, भाई हम लोगों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए, अशोक का धम्म बताता है। करुणा और दया की बात करता है। अशोक भाई मेरे कहते कि जो कमजोर आदमी है, जो निर्धन आदमी है, उनकी सहायता करो, उनकी मदद करो, अशोक अपने धम्म में कहता है। सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए, भाई सभी धर्मों का सम्मान करो और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना ही धम्म का प्रचार है। सदाचार और नैतिकता, अशोक के धम्म में भाई सदाचार की बात की जाती है, साधु सज्जन जो है इनका संरक्षण करिए। धम्म का प्रचार किसने किया भाई, अशोक ने भाई स्तंभ लेखों से, शिलालेखों से अपने धम्म का प्रचार किया। अधिकारियों मंत्रियों के जरिए कह सकते भाई अशोक ने भाई मेरे अपने धम्म का प्रचार करवाया। धम्म का प्रभाव क्या पड़ा, भारत में भाई शासन प्रशासन में नैतिकता आई, समाज में शांति व्यवस्था बनी, बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। तो भाई अशोक का जो धम्म है ये भी भाई मेरे बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का धम्म भाई मेरे आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। भाई मेरे प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या है, भाई प्राचीन काल में भाई मेरे साइंस कैसा था और टेक्नोलॉजी कैसे थी। अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं भाई यहाँ पर गणित का प्रयोग होता था, जैसे शून्य का प्रयोग होने लग गया था और दशमलव का प्रयोग भैया भारत ने दिया है। त्रिकोणमिति और ज्यामिति का प्रयोग होने लग गया भारत में। भाई मेरे खगोल शास्त्र, खगोल मतलब समझते हो अंतरिक्ष विज्ञान, ग्रह नक्षत्र, सूर्योदय चंद्रोदय, पंचांग, ये सारे होने लग गए थे। चिकित्सा का भी विज्ञान भारत में कह सकते भाई चरक संहिता आई, जिसमें शैल्य चिकित्सा, औजार यानी औषधि, जड़ी बूटी का भी होने लगा।
भारत में रसायन विज्ञान भी था, जिसे तांबा, कांसा, लोहा, सोना, चांदी, धातु का भी एक प्रकार से रसायन विज्ञान था। भारत में भाई प्राचीन काल में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी भी थी, जैसे निर्माण और वास्तुकला में भाई टेक्नोलॉजी होती थी। जैसे भारत में हड़प्पा काल में देखोगे सड़कों के जाल को और जल निकासी लिए टेक्नोलॉजी आई। कृषि में भी भाई टेक्नोलॉजी भारत में होती थी, जैसे हल, कुदाल, फाल का प्रयोग होता था। सिंचाई में भी प्रयोग होता था। शिल्प और कह सकते शिल्प में, जैसे मूर्ति में, आभूषण में, मृदभांड में अलग अलग कह सकते टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा। जल प्रबंधन में कुएं, तालाब की खुदाई की गई। हड़प्पा काल में भाई बड़ा स्नानागार मिला, जल निकासी होती थी। तो भाई ये कह सकते जल प्रबंधन में भी कह सकते टेक्नोलॉजी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भाई मेरे बहुत ज्यादा विकास हुआ भाई मेरे प्राचीन काल में। प्राचीन काल में कृषि उत्पादन में और आर्थिक विकास में विज्ञान का योगदान रहा। नगरों के विकास में विज्ञान का योगदान रहा। भारत में चिकित्सा और औषधि विज्ञान का विस्तार हुआ। धर्म और संस्कृति में कह सकते भाई मेरे विज्ञान का प्रभाव कह सकते हम लोगों को दिखाई देता है। तो जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये भाई मेरे सारे इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपको भाई मेरे मिलेगा लिंग को लेकर के। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है लिंग विधान बताइए। लिंग का मतलब एक प्रकार से आप समझ लीजिएगा भाई मेरे महिला पुरुष में जो भेदभाव है उसको भाई मेरे हम लिंग विधान की बात करते हैं कि प्राचीन काल में भाई मेरे किस प्रकार से महिला और पुरुषों में भेदभाव किया जाता था। इसी को भाई मेरे हम लोग क्या कहते हैं भाई लिंग विधान कहा जाता है कि भाई महिलाओं को हम अलग प्रकार से मानते हैं, पुरुषों को अलग प्रकार से मानते हैं। इसी को कह सकते हैं लिंग विधान कहा गया। और जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई मेरे ये सारे क्वेश्चन करके जाइएगा। एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैं बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूं। यही आपको पढ़ के जाना है। पेपर में भी भाई मेरे यही सारे क्वेश्चन आपको आएंगे जो जो मैंने बताया है। आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो देखिएगा यही सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने मैंने पढ़ा रखे इतना पढ़ के जाइएगा। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही एग्जाम में आपको पूछने को भी देखने को मिलेगा। जो जो मैं बता रहा हूं यही पढ़ के जाइए, एग्जाम में आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके।